एवरीवन, दिस इज आरती। आई वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हमें जो डिस्कस करना है लेबोरेटरी मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करके किस प्रकार हम छात्रों को अच्छी तरीके से बता सकते हैं और समझा सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट को। विज्ञान की सभी शाखाओं के अध्ययन में प्रयोगशाला विधि अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुई है। गणित के अध्यापन को सुधारने एवं अर्थपूर्ण बनाने के लिए जब खोज आरंभ हुई तो विद्वानों ने प्रयोगशाला विधि को लाभप्रद समझा तथा इस विधि को गणित के अध्यापन के लिए काफी उपयोग माना जाता है कि प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करके छात्रों को गणित के बारे में अच्छे प्रकार से सिखा सकते हैं, रुचिपूर्ण तरीके से छात्रों में उत्साह और जिज्ञासा की प्रवृत्ति को विकसित करके। अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इस विधि में बालक स्वयं गणित के तथ्यों, नियम, सिद्धांतों, संबंधों आदि की सत्यता की जांच करते हैं और उनका उपयोग व्यवहारिक समस्याओं के हल ज्ञात करने में भी करते हैं। इस विधि की सहायता से छात्रों की गणित के प्रति रुचि भी जागृत होती है। उसके साथ ही वे स्वयं उपकरणों की सहायता से प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति भी करते हैं वास्तविकता के साथ। इस विधि में लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत काम में लाया जाता है, यानी कि जो प्रयोगशाला विधि का जो प्रयोग हम करते हैं वो एक लर्निंग बाय डूइंग मेथड होता है, यानी कि करके चीजों को सीखा जाता है। छात्र किसी भी नियम, तथ्य, सिद्धांतों पर ऐसे ही विश्वास नहीं करते जब तक वो उसके तहत उसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी इकट्ठा नहीं कर लेते। जब तक खुद करके नहीं उस तथ्य तक पहुंच पाते तब तक वो यकीन नहीं करते। इसलिए ये जो मेथड होता है ये एक करके सीखने की विधि होती है। लर्निंग बाय डूइंग का मेथड चलता है इसमें और ये काफी उपयोगी सिद्ध होता है और उस छात्रों की जो नॉलेज होती है वो हमेशा लॉन्ग टाइम परमानेंट तक रहती है। चलिए अगले पॉइंट्स में हमें जो डिस्कस करना है प्रयोगशाला विधि के क्या लाभ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, प्रयोगशाला में सीखा हुआ ज्ञान हमेशा स्थायी रहता है, परमानेंट रहता है तथा उसके प्रायोगिक उपयोग की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा रहती है। अगले पॉइंट्स में क्या है, इस विधि से जो ज्ञान प्राप्त होता है वे हमेशा सक्रिय तथा एक्टिव रहता है और स्थूल तथ्यों पर आधारित होता है। लंबे समय तक छात्रों में ज्ञान की प्राप्ति रहती है। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इस विधि द्वारा छात्रों की प्रयोग करने की जो भावना है उसे भी मोटिवेशन मिलता है अंदर से और छात्र खुद कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इससे गणित के सिद्धांतों, प्रिंसिपल, प्रत्ययों, कॉन्सेप्ट, संकल्पनाओं, हाइपोथेसिस, संबंधों, रिलेशंस, विधियों आदि का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना भी संभव हो पाता है। यानी कि किसी भी सिद्धांत, प्रत्यय, संकल्पनाओं, संबंधों, विधियों को हम स्पष्ट तरीके से प्रयोगशाला विधि के द्वारा छात्रों को समझा सकते हैं और चीजों को करके दिखा सकते हैं। इसमें जो लर्नर और टीचर है हमेशा एक्टिव रहते हैं और दोनों की जो भूमिका होती है काफी महत्वपूर्ण रहती है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं हम लोग। छात्र प्रयोगशाला के उपकरणों आदि का कुशलता से उपयोग करना भी आसानी से सीख जाते हैं। किस तरीके से उन्हें उपकरणों का प्रयोग करना है जो उनके विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में भी काफी लाभदायक सिद्ध होते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। छात्रों में निरीक्षण एवं कक्षा के बाहर भी गणित के प्रयोग एवं अध्ययन के अवसर भी प्रदान होते हैं और मिलते हैं छात्रों को प्रयोगशाला विधि के द्वारा। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं हम लोग। अध्यापक अपनी कुशलता का प्रयोग छात्रों के समुचित विकास में भी आसानी से कर सकता है। छात्रों में कुशलता के साथ साथ कौशलों का भी अच्छे ढंग से विकास किया जा सकता है। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये विधि बहुत ज्यादा ही उपयोगी और आवश्यक मानी जाती है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। विद्यार्थी इस विधि से गणित के अनेक उप विषयों का निर्धारित सीमा के बाहर भी जाकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी कि एक गोले में रहकर नहीं, गोले के बाहर जाकर भी जो सीखने का जो उनका उत्साह है और जिज्ञासा वो हमेशा रहती है। वो एक लिमिट के बाहर जाकर चीजों को सीखते हैं तथा संबंधित विशेष सामग्री के विभिन्न पक्षों के बारे में सोचने, विचारने, तर्क करने के अवसर भी छात्रों को प्रदान करते हैं। कुछ मेथड के अपने बेनिफिट भी होते हैं और कुछ मेथड के अपने लिमिटेशन भी होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रयोगशाला विधि या लेबोरेटरी मेथड के बारे में क्या क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशन है। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में कहा, ये विधि विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं होती क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी की जो कार्य क्षमता की होती है, एबिलिटी होती है, वो हमेशा समान नहीं होती। किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई धीरे से सीखता है। चलिए अगले पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। प्रयोगों के द्वारा गणित के सिद्धांतों की खोज करना आसान कार्य नहीं होता क्योंकि प्रयोगशाला विधि के द्वारा काम करने में बहुत ज्यादा समय भी लगता है। ये एक लॉन्ग टाइम का मेथड होता है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये एक बहुत ही धीमी विधि होती है, यानी कि बहुत धीरे गति से चलने वाला मेथड होता है ये, तथा निर्धारित पाठ्यक्रम को इसकी सहायता से समय पर पूरा भी नहीं किया जा सकता आसानी से। पाठ्यक्रम को पूरा करने में काफी समय लगता है। अगले पॉइंट्स में कहा कि ये विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि विद्यार्थी गणित के प्रत्ययों को प्रयोग के बिना समझ नहीं सकते। ये एक गलत धारणा है। तो ये छात्र अगर सीखेंगे तो सिर्फ प्रयोग के द्वारा ही
ही किसी नियम सिद्धांत प्रत्ययों के बारे में सीखेंगे, नहीं तो नहीं सीखेंगे। तो ये गलत बोला गया है। चलिए अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रत्येक अध्यापक इस विधि का सफलता से उपयोग भी नहीं कर सकते, यानी कि एक्सपीरियंस टीचर की जरूरत होती है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इस विधि में उपकरण आदि पर अधिक व्यय करना पड़ता है, यानी कि धन और व्यय ज्यादा खर्च होता है, और जो कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के कारण हमारे विद्यालय के लिए संभव नहीं हो पाता। इसलिए जो प्रयोगशाला प्रविधि है बहुत कम प्रयोग में लाई जाती है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि इस स्तर के विद्यार्थी गणित के अनेक उप विषयों का निर्धारित सीमा के बाहर भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तथा संबंधित विशेष सामग्री के विभिन्न पक्षों के बारे में सोचने के अवसर भी प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो छात्रों के लिए, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ये उपयोगी नहीं होती प्राइमरी लेवल के लिए, क्योंकि वो छात्र जो है उनको जब सिखाया जाता है वो किताबी ज्ञान को बाहर के परिवेश के साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है। जो प्रयोगशाला प्रविधि है वो बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। गणित के प्रयोगों के क्या क्या उदाहरण है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या है, दार्शनिक सिक्कों से संबंधित प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। अगले पॉइंट्स में क्या है कि माप संबंधित इकाइयों पर आधारित प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। और अगले पॉइंट में क्या है कि जैसे तोल संबंधित इकाइयों पर आधारित हम प्रयोग कर सकते हैं प्रयोगशाला विधि के द्वारा। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। बाजार में वस्तुओं के भावों पर आधारित प्रतिशत एवं लाभ हानि से संबंधित भी हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। कितने पे कितना परसेंट हुआ, कितने पे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इसके बारे में अच्छे से हम प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रयोगों को सफल बनाने के लिए वास्तविकता तथ्यों का संकलन करना बहुत ज्यादा जरूरी और आवश्यक माना जाता है। चलिए अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। औसत संबंधित प्रयोग, जिनमें विद्यार्थी दिए हुए तथ्यों का प्रयोग कर उनकी केंद्रीय प्रवृत्ति का अध्ययन आसानी से करते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी 3 केंद्रीय प्रवृत्ति अर्थात मध्य मान यानी कि मीन के बारे में निकाल पाते हैं, मध्यांक मिडिल की वैल्यू को निकाल पाते हैं, और बहुलक यानी कि मोड का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टीचिंग मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। टीचिंग मेथड क्यों हमारी शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए छात्रों और अध्यापकों के लिए क्यों जरूरी होता है। अगर आपको सभी तरह की पीडीएफ से, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो थैंक यू सो मच। अपनी तैयारी करते रहिए और अच्छे ढंग से।